ये मेडिकल की दुनिया में एक जुमला है, एक स्टेटमेंट है, एक कहावत है, टाइम इज ब्रेन, यानी समय बराबर मस्तिष्क। क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ ये है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें अगर आपने समय बचा लिया तो ब्रेन बच गया, और अगर अपने समय को व्यर्थ कर दिया तो ब्रेन डैमेज हो जाएगा, और ब्रेन डैमेज होने की वजह से इंसान की या तो मृत्यु हो जाएगी या जो भी इसको परेशानी होगी ये होगी। तो क्यों ये जुमला आया? बीमारियां दो तरह की होती हैं, इलेक्टिव बीमारियां और इमरजेंसी बीमारियां। इलेक्टिव बीमारी किसी को हुई, आज किसी को मोतियाबिंद हुआ, तो ऐसा नहीं है कि अगर आज शाम तक उसकी सर्जरी नहीं हो जाएगी या कल सुबह तक सर्जरी नहीं तो वो कल सुबह अंधा हो जाएगा। किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हुए तो प्लानिंग करके 2 4 6 महीने बाद भी अपनी सर्जरी करवा सकता है। लेकिन अगर किसी को दिल का दौरा पड़ गया, अगर किसी को लेबर पेन शुरू हो गया, या अगर किसी को सर में गंभीर चोट लग गई, डॉक्टर साहब चेस्ट फिजिशियन है, किसी को टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो गया, इन्होंने स्टेटस एडमेस्टिकस की बात की, यानी किसी को दमा का बहुत बड़ा अटैक आ गया। तो इमरजेंसी बीमारियां भी कुछ होती हैं जिसमें कि समय सबसे ज्यादा वो बिंदु हो जाता है जो जीवन और मौत के बीच में अंतर बन जाता है। ना वहां आपकी कला काम आती है, ना आपका कौशल काम आता है, ना आपका ज्ञान काम आता है। जो चीज काम आती है कि आपने समय बचा पाए कि समय नहीं बचा पाए। एक न्यूरो सर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में आमतौर पर हम लोग जिन बीमारियों का सबसे ज्यादा इलाज करते हैं, या आप लोग, मैं अक्सर कहता हूं कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, बहुत सारे हमारे मित्र हैं, आप लोग एक माँ की तरह हैं। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी सबसे पहले समस्या लेकर अपने माँ के पास जाता है, और अधिकतर समस्याएं माँ सुलझा देती है। कुछ समस्याएं जो माँ सुलझा नहीं पाती हैं तो अपने पिता से कहती है, कभी डॉक्टर के पास ले आती है, कभी घर के दूसरे बूढ़े बुजुर्गों की तरह कहती है। तो चूंकि आप लोगों की भूमिका मरीजों के इस समाज में माँ की तरह है, तो आप लोगों ने भी ये ध्यान दिया होगा कि स्ट्रोक और हेड इंजरी, सर में चोट और लकवा, ये दो चीजें अक्सर ऐसी होती हैं जिसके बाद ऐसा लगता है कि हमको किसी की हेल्प की जरूरत हो। और ये दोनों ही उसमें से, मैं मान लीजिए कि एक कहानी मैं लास्ट में सुनाऊंगा जो कि हेड इंजरी से संबंधित है, और मूल व्याख्यान जो 5 मिनट का है वो है स्ट्रोक को लेकर, कि स्ट्रोक में समय क्यों बचाना होता है। एक स्लाइड बस दिखाऊंगा, यही यही फर्स्ट एंड फाइनल स्लाइड संभवतः होगा, या शायद 2 स्लाइड। चलिए, ये एक पेशेंट है, ये हालांकि इलस्ट्रेशन है, किसी असली पेशेंट का नहीं है, लेकिन इस पेशेंट को स्ट्रोक हुआ, लकवा हुआ। हम लोगों को सबको पता है कि अगर ब्रेन के बाईं तरफ कोई लकवा होता है तो शरीर का दाहिना हिस्सा लकवाग्रस्त हो जाता है, और अगर ब्रेन के दाहिने साइड में कोई समस्या होती है तो बायां हिस्सा लकवाग्रस्त होता है। इस नियम का इस दुनिया में कोई अपवाद नहीं है। हाँ, बाईं तरफ अगर किसी के ब्रेन में समस्या हुई तो दाहिना हाथ और दाहिना पैर कमजोर होने के अलावा लोगों की अक्सर याददाश्त और आवाज भी प्रभावित हो जाती है, यही अंतर होता है। तो इस सज्जन को जब स्ट्रोक हुआ, यानी कोई समस्या हुई, ये जो काला सा स्पॉट दिख रहा है वहां पर खून का दौरा बंद हुआ, तब इस काले स्पॉट के चारों तरफ एक नीला सा, जैसे चांद के चारों तरफ चांदनी होती है, इस काले वाले स्पॉट को अगर हम चांद मान लें तो इसके चारों तरफ एक नीला वाला स्पॉट, इसको हम चांदनी मान सकते हैं। ये एक ऐसा हिस्सा है जो अगर हमने त्वरित समय रहते कुछ एक्शन ले लिया तो वो सामान्य ब्रेन बन सकता है, यानी उसके अंदर वो क्षमता है कि वो रिकवर कर जाए। और अगर हमने समय लूज कर दिया तो देखिए 2 घंटे बाद वो काले स्पॉट के एरिया बढ़ जाता है, और 12 घंटे बाद वो काला धब्बा उस नीले धब्बे को पूरी तरीके से, जैसे सूर्य ग्रहण में वो चांद की छाया या पृथ्वी की छाया सूर्य को पूरी तरह से कवर कर लेती है, तो 12 घंटे के बाद ये काला धब्बा बढ़ गया, ब्रेन का ज्यादा हिस्सा डैमेज हो गया। तो हम लोगों ने जब समय लूज किया तो हमने देखा कि हम लोग ब्रेन का बहुत सारा हिस्सा भी लूज कर रहे हैं। टाइम इज ब्रेन का सार यही है। इसमें कुछ तथ्य बड़े डरावने वाले हैं, एक स्लाइड बस में दिखाऊंगा। कि एक बार किसी को स्ट्रोक हो गया, सपोज अभी समय हो गया है 9:19 पर, और हम लोगों की जानकारी हो गई कि फला व्यक्ति को स्ट्रोक हो गया। जब तक हम ये वाक्य पूरा करेंगे 9:20 हो गया रहेगा, तो देखिए हर बीतते सेकंड या हर बीतते मिनट या हर बीतते घंटे के साथ उस मरीज के मस्तिष्क के साथ क्या हो रहा है। हर बीतते सेकंड के साथ 32,000 कोशिकाएं मर रही हैं, न्यूरॉन्स। लगभग 23 करोड़ साइनेप्सेस, साइनेप्सेस मतलब दो न्यूरॉन्स के बीच का जो संधि स्थल होता है, दैट इज कॉल्ड साइनेप्स।
लगभग हर बीतते सेकंड के साथ 23 करोड़ साइनेप्सेज हम खो रहे हैं। हर बीतते सेकंड के साथ लगभग हम लोग 200 मीटर, अगर सभी न्यूरॉन्स को एक के बाद एक के बाद एक सजा दिया जाए तो लगभग 200 मीटर न्यूरॉन्स को खो रहे हैं। और ब्रेन जो है वो लगभग 8.7 घंटे बूढ़ा हो जा रहा है, पीछे हो जा रहा है। हर मिनट के साथ ये संख्या बढ़ती गई, 60 से गुणा कर दीजिए। 19 लाख न्यूरॉन्स, 140 करोड़ साइनेप्सेस, 12 किलोमीटर न्यूरॉन्स और 3 सप्ताह पुराना आपका ब्रेन हो गया। अगर ये सारी बातें ये स्लाइड दिखाते 1 मिनट हो गया हो तो उस 1 मिनट के नुकसान से हम लोग मरीज के जीवन को, उसके ब्रेन को 3 सप्ताह पीछे ढकेल दिए। 1 घंटा अगर हमने व्यर्थ किया तो मरीज का ब्रेन जो है वो 3.6 यानी 3.5 साल पुराना हो गया। सिर्फ 1 घंटा। 1 घंटा जो हम लोग कई बार चीजों को एसेस करने में, कई सारी चीजें तो ऐसी हमारे प्रभाव में नहीं रहती। मरीज पैसा खर्चा नहीं करना चाहता, मरीज को हम कन्विंस नहीं करा पाते कि समस्या क्या है, उसमें समय वेस्ट होता है। और कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि हम लोग थोड़ी सी अगर हम लोग और तत्परता दिखाएं तो इस समय को बचा सकते हैं। तो अगर हम लोगों ने 1 घंटा एम्बुलेंस लाने में, एम्बुलेंस ले जाने में, या किसी भी कारण से मरीज को न समझा पाने की वजह से, उसके पास पैसे के अभाव से हमने अगर सिर्फ 1 घंटा खोया तो मरीज अपने जीवन में 3.5 साल पीछे हो गया। और औसत प्रति स्ट्रोक मरीज 36 साल बूढ़ा हो जाता है। यानी अगर 40 साल के मरीज में कोई स्ट्रोक हुआ तो जब तक वो स्ट्रोक से उबरेगा उसका उम्र तो 40 साल ही रहेगा, लेकिन ब्रेन का उम्र 76 साल का हो गया रहेगा। ये सार संक्षेप है टाइम इज ब्रेन का। ये महत्व है कि हम स्ट्रोक, अगर हमको मालूम चल गया कि किसी को स्ट्रोक होने की संभावना है तो ना आपका कला, ना आपकी कौशल, ना आपका पैसा कुछ काम नहीं आएगा। और जिस एक चीज को बचाने की जरूरत है वो है समय। समय को बचाएं। विदेशों में, पश्चिमी दुनिया में कंसेप्ट है डोर टू निडल टाइम। मरीज अगर आपके दरवाजे के अंदर आया तो उस डोर से लेकर और उसके ट्रीटमेंट का जो पहला निडल आपने लगाया, वो डोर टू निडल टाइम का भी कैलकुलेशन वो लोग करते हैं। समय के कैलकुलेशन का क्या महत्व है, इसके बारे में एक छोटी सी कहानी का, मैंने पहले भी कहा था कि मैं बहुत टेक्निकल बातों पर नहीं जाऊंगा। स्ट्रोक के बारे में व्याख्यान देना एक शाम का काम नहीं है। अगर इस शाम के बाद हम लोग निकलकर सिर्फ अपने मन में ये संदेश लेकर आए कि जब हमको मालूम चल गया कि इस व्यक्ति को सर में चोट लगी है और इस मरीज को स्ट्रोक हुआ है, तो हम लोग समय बचाने के उपायों पर एक बैक ऑफ द माइंड में रखेंगे कि हमको बाकी काम तो करना ही है, इलाज शुरू करना है वगैरह वगैरह। इसको इसके मुकाम तक पहुंचाने पर, इसको जो डेफिनेट ट्रीटमेंट चाहिए, इसमें समय की कैसे बचत करें, अगर इसके बारे में हम लोग सिर्फ विचार करना शुरू कर दें तो आज की शाम हमारी सार्थक हो जाएगी। तो एक कहानी के साथ हम अंत करेंगे। कहानी के बाद 1-2 मिनट का और प्रेजेंटेशन में रवि को भी मौका दूंगा। उसके पहले एक छोटी सी कहानी ये है, शायद कुछ दिन पहले आप लोगों की भी नजर में आया होगा कि एक अमेरिकन नौसेना का कमांडो, वो कुछ साल पहले इराक में जब अमेरिकी सेना का अभियान चल रहा था तो वो घायल हो गया, बहुत बुरी तरह से घायल हुआ। चूंकि युद्ध का माहौल था, वार इंजरीज बहुत ही ज्यादा होती हैं। फिर वो अमेरिका उसको वापस लाया जाता है और कुछ सालों की रिकवरी के बाद जब उसकी मीडिया में तस्वीर पेश की जाती है तो लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इतनी चोट के बाद कोई बच कैसे सकता है। तो जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो मैंने थोड़ा सा उसके बारे में, उसके पीछे और भी पता करने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पर दर्शक दीर्घा में हमारे अस्पताल के आरएमओज वगैरह भी हैं, तो वो अक्सर उनकी शिकायत तो नहीं रहती है, लेकिन वो एक चीज़ ध्यान देते होंगे कि मैं डॉक्यूमेंटेशन को लेकर बहुत, कह सकते हैं कि संवेदनशील रहता हूँ, कह सकते हैं कि बारंबार बोलते रहता हूँ। वो केस शीट को लेकर बार बार देखता हूँ, छोटी छोटी चीज़ों का, स्पेलिंग मिस्टेक से लेकर ग्रामेटिकल मिस्टेक से लेकर, और हर चीज़ को बार बार करता हूँ। तो ये चिढ़ कभी कभी मुझे भी रहती थी। जब भी मैं स्टूडेंट था तो मैं हमेशा लगता था कि मैं पढ़ने आया हूँ कि क्लर्क बनने आया हूँ, क्योंकि हमें जब भी कोई सर्जरी करने गया, न्यूरो सर्जरी करने गया, तो लगता है कि बस अब मुझे एक्शन में कुदा दिया जाए, ऑपरेशन थिएटर में मौका दिया जाए, रियल एक्शन में मौका दिया जाए। और हमारे जो प्रोफेसर साहब लोग होते थे वो दिन भर हम लोगों को फाइल वर्क करवाते रहते थे। ये चिढ़, ये शिकायत हम लोगों को भी रहती थी कि इतना लिखने पढ़ने का क्या सच में कोई फायदा होता है जितना हम लोग डॉक्यूमेंटेशन एक हॉस्पिटल में करते हैं। तो इसी से संबंधित कहानी है कि उस नौसेना के उस कमांडो के फोटो में मैं थोड़ा सा और गहराई से उसके बारे में जानने लगा तो मुझे मालूम चला कि अमेरिकी जो सैन्य बल हैं उनका जो मेडिकल कोर है, मेडिकल कोर,
उन्होंने कैसे पिछले 15-20 सालों में अपने को एक विशेष पहलू के नजरिए से बदला है, और वो विशेष पहलू है समय बचाना। अमेरिकन सैन्य बल जब जाती है और कहीं हमला करती है तो उनके साथ मेडिकल कोर छोटे छोटे टेंट्स लेकर आगे बढ़ती रहती है। वो मेडिकल कोर अपना काम तो करती है, कोई घायल सैनिक आया तो उसका मरहम पट्टी, फर्स्ट एड, इंटुबेशन वगैरह सब कुछ करती रहती है। उनमें एक आदमी हर चीज का केवल समय नोट करते रहता है, केवल समय, उसका वो काम है, उसे गोली बारी बमबारी के बीच में वो केवल समय नोट करते रहता है कि ये मरीज स्ट्रेचर पर लाया गया 8:32 मिनट 23 सेकंड पर, स्ट्रेचर से उतारने में 2 मिनट 45 सेकंड का समय लग गया, वो नोट करेगा 2 मिनट 45 सेकंड का समय लगा। अब जब दिन भर का काम खत्म हो गया तो वो लोग उस पर रिव्यू करते हैं कि क्या इस 2 मिनट 45 सेकंड को हम लोग कैसे बचा सकते हैं। अगले मरीज में फिर नोट करेगा कि हाँ थोड़ा सा सुधार हुआ, 2 मिनट 40 सेकंड लगा, फिर 2 मिनट 35 सेकंड लगा। एवरी स्टेप में वो एक आदमी है, फुल टाइम उसको इसी बात की सैलरी मिलती है कि जब कोई अमेरिकन सैनिक पहले शिविर में आया तो स्टेप बाय स्टेप हमारे मेडिकल कोर ने कितना समय लगाया, क्यों लगाया, उसके पीछे बड़ी उन्होंने रोचक बात कही है, और कैसे उन्होंने 15 साल में इस चीज को बदल दिया है। ये जब सैनिक आया था तो वो लोग कतई पहले ही स्टेप में ये जिद नहीं दिखाते कि हमको सब कुछ करना है। उन्होंने क्या किया, वो सैनिक युद्ध की पहली छावनी में आया, पहले उन्होंने जो पेट पे बम लगा था वो सारे आंतों को पैक करके एक पट्टी करके उसको अगले छावनी तक भेज दिया। अगली छावनी में उसको बीच में उन्होंने थोड़ा सा ड्रिप लगा दिया था। अगली छावनी में कुछ किया गया, अगली, वो लोग स्टेप बाय स्टेप एक वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह, उनको बताने की जरूरत नहीं, अब उनका सिस्टम इतना परफेक्ट हो चुका है कि स्टेप बाय स्टेप समय की बचत करते हुए, और हर मेडिकल कैंप, हर स्तर के मेडिकल कैंप में अपनी क्षमता के अनुसार काम करते 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 वो लोग मसरा से उसको बगदाद लाए। बगदाद के फील्ड हॉस्पिटल में भी पूरा काम नहीं किया, कुछ किए, और वहां से अमेरिका के फ्लाइट के दौरान उन्होंने 3 जगह उसको ब्रेक लिया, फ्रैंकफर्ट में उतारे जर्मनी में, वहां पर कुछ काम किया। उन्होंने बस यह सुनिश्चित किया कि 24 घंटे के अंदर मरीज इराक से अमेरिका जिंदा पहुंच जाए, और जिंदा पहुंचने के लिए उन्होंने एक जगह पर वेट नहीं किया, उन्होंने कि एक ही जगह हम लोग सब काम कर लें। एकदम उनका सेट है कि समय बचाते हुए स्टेप बाय स्टेप कहाँ पर क्या करना है, अब उनके यहाँ रटा गया है। उसी सिस्टम का फायदा उठाते हुए उस सैनिक को उन्होंने पहुंचाया, और इसीलिए इतनी वार इंजरीज में भी वो लोग इतनी सारी मौतें बचा पाते हैं। तो इस कहानी से जैसे हम लोग अक्सर सोचते हैं कि भाई जो स्टूडेंट क्लास में फर्स्ट आता है वो हमसे क्या अलग कर रहा है, जो व्यक्ति अपने जीवन में सफल है, जो बिजनेसमैन सफल है, हमसे अलग क्या करता है। ठीक उसी तरीके से अगर आज पश्चिमी दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड है और अगर आज हम अभी थर्ड वर्ल्ड है तो कुछ ना कुछ तो हमसे अलग कर रहे हैं। तो इस एक संदर्भ में, स्ट्रोक और हेड इंजरी के संदर्भ में, वो हमसे अलग क्या कर रहे हैं, क्या वो अलग दवाइयां दे रहे हैं, क्या उनका हैंड्स ऑन स्किल हमसे बेहतर है, उनका सर्जिकल स्किल हमसे बेहतर है, वो हमसे पढ़ाई लिखाई में तेज हैं, दिमाग उनका तेज चलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका ज्यादा है, इन सब कुछ का एक सम्मिलित एफोर्ट है या कुछ और भी है। तो मुझे जहां तक लगा कि उनमें एक चीज जो है कि वो इस चीज को मास्टरी कर चुके हैं कि समय की कैसे बचत की जाए, और अगर शायद हम लोग भी आने वाले 20 25 50 सालों में, एक दो जनरेशन में भी इस चीज पे मास्टरी कर सकें, तो स्ट्रोक जो कि दुनिया में लगभग लगभग एक खास उम्र के बाद वृद्ध लोगों में मृत्यु का, हार्ट अटैक के बाद दूसरा सबसे बड़ा कारण है, उस पर अगर हम लोग समय की बचत कर सके तो बहुत सारी मौतें हम लोग मिलकर बचा सकेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि मेरा ये व्याख्यान कतई टेक्निकल नहीं होगा, बहुत व्यावहारिक होगा। तो इसी के साथ मैं अपना व्याख्यान भी खत्म करूंगा, और 2 मिनट आप लोगों का और समय लूंगा, क्योंकि चूंकि इस प्रोग्राम में भी, और शायद आप लोगों को पता भी होगा कि किसी भी मेडिकल एजुकेशन या जो मेडिकल शिक्षा है उसमें जितनी भी कंपनियां हम लोगों को सपोर्ट करती है उसमें सन फार्मा हमेशा से अग्रणी रहा है। तो यहाँ भी इस प्रोग्राम में भी उनका बहुत मदद रही है हमारे तरफ से। तो मैं सन फार्मा की तरफ से 2 मिनट का आप भी अपना कुछ, चलिए ठीक है, आपका कुछ प्रेजेंटेशन की बस ऐसे ही, चलिए ठीक है, कोई प्रेजेंटेशन में नहीं लगा रहा हूँ, समय काफी बीत चुका है, ठंड का मौसम है, सबको डिनर करके घर जाना है। तो मैं सिर्फ एक आभार प्रकट करना चाहता हूँ, एक धन्यवाद प्रक्रिया के तहत। सबसे पहले आप सब लोगों का आभार कि आप लोग अपने व्यस्त कार्यक्रम में से बहुमूल्य समय निकाल कर आए। मुझे उम्मीद है एक शाम में कोई सीख कर कुछ नहीं जा सकता है, लेकिन कभी कभार
इस व्यस्त कार्यक्रम में से थोड़ा सा एक ब्रेक के रूप में, थोड़ा सा आत्ममंथन, अगर यहाँ से हम लोग एक दो संदेश लेकर जाएं कि कभी कभार हम लोग सोचे कि हाँ भाई, अपने मन को स्वस्थ रखने के ऊपर हम लोग विचार कर लें। कभी कोई अस्थमा का पेशेंट आया तो हमने सोचा हाँ, उस सीएमई में हमने दो बातें सीखी थी कि भाई ये चीजें ऐसे हो सकती हैं। या कभी स्ट्रोक का पेशेंट आया, कभी हेड इंजरी का पेशेंट आया, उसको हम लोगों ने मदद पहुंचाने के लिए लगा कि हाँ, इस जगह पर हम लोगों ने त्वरित एक्शन लिया, तो इस सीएमई की सार्थकता है। सन फार्मा साथी का भी बहुत, सभी साथियों का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें एक लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया। हॉस्पिटल, इस होटल के सभी स्टाफ का धन्यवाद, उन्होंने काफी अच्छा अरेंजमेंट किया। हमारी पूरी टीम प्रमिला हॉस्पिटल के सभी जितने भी हमारे आरएमओज आए हैं, बाकी हमारे सपोर्ट स्टाफ आए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।